हेलो स्टूडेंट, स्टडी विद माय सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग चेक बोर्ड का 10वीं क्लास के टर्म 1 के लिए साइंस का सेट 4 यानी विज्ञान विषय का सेट 4 सोल्व करेंगे। इससे पहले मैंने सेट 1, 2 और 3 भी अपलोड कर दिया है। जिसने भी अभी तक वीडियो नहीं देखा वो वीडियो को देखे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को दूसरे अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उसे भी इससे फ़ायदा मिल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो जो है वो है विज्ञान का सेट 4। पहला प्रश्न है, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा। इसके लिए हम थोड़ा सा आपको ड्राइंग करके बता देते हैं। ये मिरर हो गया, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। इसका बीच का जो कोण है वो कितना दिया हुआ है, 90। बीच का कोण दिया है 90। तो इसका बीच में आता है, उसको अभिलंब बोलते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होता है। ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होता है, दोनों बराबर होता है। तो 90 का आधा 45, ये 45। तो आपतन कोण भी 45 डिग्री का होगा, परावर्तन कोण भी 45 डिग्री का होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का बी, 1 का बी 45 डिग्री। अगला प्रश्न, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, यदि f का मान 16 सेंटीमीटर है तो r का मान क्या होगा। तो f जो है फोकस दूरी होता है, r वक्रता त्रिज्या होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या यानी r जो है वो फोकस का डबल होता है, यानी दुगुना होता है। तो अगर r निकालना होगा तो हम फोकस को 2 से गुना कर देंगे, यानी डबल कर देंगे। तो 16 दूना 32। इस तरह से r का मान 32 सेंटीमीटर होगा। तो 3 का आंसर होगा ए। चौथा नंबर प्रश्न, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव और फोकस के बीच में। आंसर डी होगा, 4 का आंसर डी। ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, क्योंकि गाड़ी के हेडलाइट में तो अवतल दर्पण यूज़ करते हैं और अपना चेहरा देखने के लिए हम लोग अवतल भी यूज़ करते हैं और समतल दर्पण भी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, गाड़ी के साइड मिरर में। 5 का आंसर ए। 6वां नंबर प्रश्न, जल में सिक्का डालने पर वो अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है। यह प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो यह प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी। 7 नंबर प्रश्न, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। 7 का आंसर हो जाएगा बी, प्रकाशिक केंद्र। 8वां नंबर प्रश्न, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि। तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि यह प्रकाश के किरणों को एक जगह एकत्र करता है, यानी जमा कर लेता है एक जगह पे, इसलिए इसका आंसर होगा ए। 8 का ए। 9 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। तो इस नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को जो नियंत्रण करता है उसका आंसर है पुतली। 9 का आंसर डी। 9 का आंसर होगा डी। 10वां नंबर प्रश्न, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है। तो सामान्य नेत्र का निकट बिंदु बी होगा, यानी 25 सेंटीमीटर। 10 का आंसर बी। 11वां नंबर प्रश्न, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो उल्टा और आभासी होता है। उल्टा और आभासी होता है।
12वां नंबर प्रश्न, सॉरी 11वां का आंसर हम गलत बोलती हैं। 11वां का आंसर उल्टा और आभासी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उल्टा आभासी नहीं बनाता है, उल्टा और वास्तविक बनाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 11 का डी, उल्टा और वास्तविक। 11 का आंसर हुआ डी। 12 नंबर प्रश्न, जरा दूरदृष्टा होने का क्या कारण है? तो जरा दूरदृष्टा होने का क्या कारण है? इसका कारण होता है समंजन क्षमता का घट जाना, समंजन क्षमता का घट जाना। 12 का आंसर होगा डी। 13 नंबर प्रश्न, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, यानी घटा बढ़ा करके एडजस्ट कर लेता है, वो क्या कहलाता है? तो इसे समंजन कहते हैं। 13 का आंसर होगा ए। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? संतुलित का मतलब दोनों तरफ हम देखेंगे किसका नंबर मिल रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये सी नंबर जो है वो संतुलित लग रहा है, क्योंकि एफ ही यहाँ भी 3 है, एफ ही यहाँ भी 3 है, यहाँ H2 4 2 8 होगा, H2 4 2 8 होगा, यहाँ भी H2 4 2 8 हो जा रहा है, यहाँ O में आगे 4 लगा हुआ, O के आगे 4 लगा हुआ है, तो यहाँ भी O 4 है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी। 15 नंबर प्रश्न, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? तो इस प्रश्न में H2 का उपचयन हो रहा है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बढ़ रही है, और Cu का अपचयन हो रहा है क्योंकि घट रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, H2CuO। 15 का भी आंसर होगा सी। 16 नंबर प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं, और भाग लेने के बाद जो अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। 16 का आंसर होगा ए, अभिकारक। 17 नंबर प्रश्न, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होता है, क्या होता है? तो ये जो है बराबर होता है, इसीलिए तो हम लोग रासायनिक संतुलन करते हैं ना। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए। 18 नंबर प्रश्न, CH4 + 2O2 CO2 + H2O + ऊर्जा, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ऊर्जा, इसमें ऊर्जा निकल रही है, नहीं बन रहा है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। 18 का ए। 19 नंबर प्रश्न, A+ अम्ल लवण + कार्बन डाइऑक्साइड + जल, तो ए क्या है? तो किसके साथ अम्ल अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनेट। कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है। 19 का आंसर हो जाएगा सी। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर लाल नहीं हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि नीला पत्र डालने पर लाल वही नहीं होगा जो अम्ल नहीं होगा। तो NaOH जो है वो अम्ल नहीं, क्षार होता है, बाकी ये सब तीनों अम्ल है, इसको अगर नीला पत्र डालेंगे तो लाल हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। 20 का आंसर ए, NaOH। 21 नंबर प्रश्न, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद होता है? तो जल मौजूद होता है, तो ये तो देखने ही से पता चल रहा है कि जल इसमें है, H2O, इसीलिए 21 का आंसर हो जाएगा सी। 22 नंबर प्रश्न, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा ये है, इसका आंसर होना चाहिए Na2CO3। ठीक है, इसका ऑप्शन मिस प्रिंट होना चाहिए शायद, तो इसका आंसर बी होगा, लेकिन Na2CO3 होगा तब। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न,
जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित रहता है। 23 का आंसर बी। 24 नंबर प्रश्न, पदार्थ ABCD का pH मान 2 है, 4 है, 7 है, 14 है। यह पदार्थ में कौन क्षारक है? तो क्षारक वही होगा जिसका pH मान 7 से ज़्यादा है। तो 7 से ज़्यादा कौन है? एक 14 है, और 14 इसमें कौन है? D है ना। 14 क्या है? D। तो इसका आंसर हो जाएगा D। 24 का आंसर हो जाएगा D। D जो है क्षारक है। 7 जो है यानी C जो है वह न्यूट्रल होगा, उदासीन। और 4 और 2 ये 7 से कम होने के कारण ये अम्ल कहलाएगा, यानी AB अम्ल है, C उदासीन है और D जो है क्षार है। तो 24 का आंसर हो जाएगा D। 25 नंबर प्रश्न, इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इस तरह का शायद पहला भी सेट में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। इसमें वियोजन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अब पहला जो सेट 1 2 3 था उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें भी हम इसमें बताए हुए हैं कि ये वियोजन अभिक्रिया है, कि इसमें सिर्फ सिल्वर क्लोराइड है, प्रकाश का सूर्य का प्रकाश पे पड़ता है, उस पर 2 चीज़ उत्पाद बनता है, इसीलिए इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि एक पदार्थ जब टूट के एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो इसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, इसीलिए वियोजन अभिक्रिया है। 26 नंबर प्रश्न, भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है? तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए संवहन। 26 का आंसर हो जाएगा डी। 26 का आंसर हो जाएगा डी। 27 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, क्लोरोप्लास्ट जो पत्तों में होता है वो तो होता ही है, यानी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए 27 का आंसर हो जाएगा सी। 28 नंबर प्रश्न, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मनुष्य जो है परजीवी पोषण प्राणी है। मनुष्य अपना पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करता है, जैसे पेड़ पौधे या जीव जंतु। ठीक है, तो 28 का आंसर हो जाएगा सी। 29 नंबर प्रश्न, वसा के पाचन में वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो 29 का आंसर हो जाएगा लाइपेज, डी। 29 का आंसर हो जाएगा डी। 30 नंबर प्रश्न, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में टूटने का काम होता है। 31 नंबर प्रश्न, पौधों में पत्तियां द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो ये फ्लोएम के द्वारा होता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा बी। 31 का आंसर हो जाएगा बी, फ्लोएम। 32 नंबर प्रश्न, किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? तो किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया जो है वो आवश्यक होती है, इसीलिए 32 का आंसर हो जाएगा सी। 33 नंबर प्रश्न में पत्तों से फिर नए पत्ते निकले। ठीक है, तो ये किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा कायिक प्रवर्धन। 34 नंबर प्रश्न, बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न को अंकुरन कहा जाता है। 35 नंबर प्रश्न, गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? तो गर्भाशय के डिंब वाहिनी भाग में निषेचन होता है। 35 का आंसर बी। 36 नंबर प्रश्न, जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? तो 36 नंबर का जो आंसर है वो होगा 36 का आंसर होगा सी। इस संयंत्र के निर्माण में पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है। इस संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है, ये कथन सत्य है। तो 36 का आंसर होगा सी। 37 नंबर प्रश्न, सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं? तो इसका जब ऑप्शन पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये अत्यंत महंगा होता है, तो इसकी यही सीमाएं हैं, बाकी तो सभी ठीक है। तो 37 का आंसर होगा डी। 38 नंबर प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं? तो नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग में
इसकी सीमाएं होनी चाहिए जो है नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण में समस्या उत्पन्न होती है। 38 का आंसर हो जाएगा डी। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा है? निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा होता है? तो लकड़ी में नहीं, कोयला में नहीं होना चाहिए, सीएनजी होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 39 का सी, सीएनजी प्राकृतिक के लिए सबसे अच्छा है, यानी पर्यावरण के लिए। 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है? विद्युत संयंत्र है, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तापीय विद्युत संयंत्र। 40 का आंसर होगा ए। इस तरह से आज हम लोगों ने साइंस का सेट भी कंप्लीट कर लिया है। और जिसको ये वीडियो अच्छी लगेगी वो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।